आज सुनिए समकालीन हिंदी कहानियों के अग्रणी लेखकों में एक पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी तमाशा। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नमस्कार। कोई संबोधन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए मेरे पास कोई संबोधन है ही नहीं। जब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाती हूँ तो पाती हूँ कि वे सभी जो मेरे आसपास हैं उनके लिए मेरे पास एक उचित संबोधन भी है, किंतु आपके लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, न भावनाएं और न ही संबोधन। वैसे अगर रिश्तों की परिभाषाओं की मान से देखा जाए तो आपके और मेरे बीच में भी एक सूत्र जुड़ा है, मगर मैं उस सूत्र को नहीं मानती, इसीलिए ये पत्र लिख रही हूँ। यहाँ इस घर से जब मेरे विदा होने की घड़ी आ गई है, तब स्मृतियों के अध्यायों को खोलते हुए, सुधियों के पन्नों को टटोलते हुए ये पत्र आपको लिख रही हूँ। यकीन मानिए, मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती थी। अगर चाहती तो पिछले वर्षों में कभी भी लिख देती। आज भी ये पत्र लिख रही हूँ तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, और ये कारण आपसे भी जुड़ा है और मुझसे भी। ये पत्र संभवतः आपके और मेरे बीच का पहला संवाद है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यही अंतिम भी हो, क्योंकि इसीलिए तो मैं ये पत्र लिख रही हूँ। पत्र शुरू करने से पहले बहुत सारी भूमिका इसलिए बांध रही हूँ ताकि आपको ऐसा न लगे कि ये एक लड़की द्वारा भावुकता में लिखा गया पत्र है। ये पत्र एक सुदृढ़ मनस्थिति में लिख रही हूँ। एक बात पुनः दोहरा रही हूँ कि लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई चारा था भी नहीं। मैं भी नहीं जानती कि उस वक्त यदि मैं कुछ सोच पाती तो क्या सोचती। जब मैं केवल कुछ ही दिनों की थी, शायद 10 दिन पहले मेरा जन्म हुआ था। दादी बताती हैं कि आप शहर से आए थे और बरामदे में बैठे थे जब दादी ने 10 दिन की मुझे आपकी गोद में लाकर लिटा दिया था और कुछ हंसते हुए कहा था, ले मुन्ना, देख ले अपने बिटिया को। आगे की घटना बताते हुए दादी कुछ गंभीर हो जाती हैं, किंतु बताती अवश्य हैं। संभवतः यही वो बात है जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया है। मैं सोचती हूँ कि दादी ने भी शायद इसीलिए मुझे बार बार वो घटना सुनाई है, क्योंकि वो भी मुझे ऐसा ही बनाना चाहती थी। 10 दिन की मैं आपकी गोद में लेटी ही थी कि आपने हिकारत से मुझे उठाकर नीचे गोबर से लिपे कच्चे फर्श पर पटक दिया था, ये कहते हुए, हटाओ ये तमाशा। एक तो अनपढ़ गंवार देहातन मेरे पल्ले बांधी, ऊपर से इन सब चक्करों में भी उलझा रहे हो। दादी बताती हैं कि तब आप शायद केवल अपना सामान बटोरने ही वहाँ आए थे, क्योंकि तब के गए आप फिर कभी भी नहीं लौटे। मैं कभी भी नहीं भूल पाई इस बात को कि आपने मुझे हिकारत से ज़मीन पर पटकते हुए एक घिनौना सा नाम दिया था, तमाशा। चूँकि मैं नहीं समझती कि आपके और मेरे बीच में मर्यादा की कोई ओट है, इसीलिए पूछती हूँ आपसे कि ये तमाशा आया कहाँ से। उसी अनपढ़ गंवार देहातन के साथ आपके संबंध का ही तो परिणाम थी मैं। उस स्त्री को भोगते समय तो आपको विचार नहीं आया कि ये तो अनपढ़ गंवार देहातन है। मेरी माँ ने भले उस तिरस्कार को सह लिया हो, पर मेरे मन ने अपने आप को दिया गया आपके नाम तमाशा रूपी अपमान को कभी भी सहजता से नहीं लिया। आप एक बड़ा लेखक बनना चाहते थे और बन भी गए हैं। आज आपका नाम है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, और इन सब के बीच में मैं या मेरी वो कृशकाय माँ कहीं भी नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई और है, वो जिसे आपने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। सीढ़ी इसलिए क्योंकि वो उस आलोचक की बेटी थी जिसकी कलम आपको एक गुमनाम लेखक के अंधेरों से निकालकर सफलता की रोशनी में ला सकती थी। मेरी माँ चाहती तो उनके रहते दूसरा विवाह करने पर आपको कोर्ट में भी घसीट सकती थी, परंतु वो आपकी तरह नहीं थी। हाँ, अगर उनकी जगह मैं होती तो ऐसा ज़रूर करती। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो बहुत बार मुझे उस एक पुरुष की कमी महसूस हुई जिसे मैं दूसरों के घर में पिता के रूप में देखती थी। वो पुरुष जब किसी नन्ही बच्ची को रुई से भरी हुई गदबदी सी गुड़िया लाकर देता तो मैं रो देती थी। जब किसी बच्ची को पिता की उंगली थामे जाते देखती तो पूछती थी माँ से, दादी से
कि कहाँ है ये पुरुष जो बाकी के सब घरों में तो है पर मेरे ही घर में नहीं है। उन दोनों स्त्रियों की आंखों में नमी का सोता फूट पड़ता था मेरे इस प्रश्न से। हालांकि ये सब बातें तब की हैं जब मैं बहुत छोटी थी, नासमझ थी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि जिस पुरुष को लेकर मैं इतना परेशान हो रही हूँ वही पुरुष मुझे तमाशा नाम देकर चला गया है। जब ठीक से समझने लायक हुई थी तब पहली बार दादी ने मुझे बैठाकर सब कुछ बताया था और बिल्कुल साफ साफ बताया था। मुझे याद है कि उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, दिन भर घर में बैठी रोती रही थी। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी, उस विगत को जो मेरा था। मुझे केवल वो शब्द तमाशा ही याद था। उस दिन के बाद मुझे फिर उस पुरुष की कमी कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं हुई जो दूसरों के घर में पिता बनकर नजर आता था। उस दिन के बाद मेरा एक नया जन्म हुआ था, एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी लड़की का जन्म। दादी और माँ दोनों ही चाहती थीं कि मैं खूब पढ़ूं और मैंने किया भी वही। हिंदी में मास्टर डिग्री लेने के पीछे मेरी मंशा यही थी कि मैं उस तमाशा नाम देने वाले को बता सकूं कि अब मैं भी वही हूं जो तुम हो। कॉलेज के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि आपका नाम गाहे बगाहे आता रहा। फिर जब आपने अपना आत्मकथ्यात्मक उपन्यास लिखा तब तो आपके और मेरे बीच के उस एक सच का पता सबको चल गया था। जब मैं हिंदी में एमए कर रही थी तब उसी उपन्यास पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। मुझे भी उसमें अपने विचार रखने थे। मैंने अपनी बात की शुरुआत कुछ इस तरह से की थी। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भी इस उपन्यास में कहीं हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका लेखक मेरी माँ का पति रहा है। किंतु एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि मेरी माँ का पति होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो मेरा पिता भी है। पिता एक पदवी होती है जो मैं किसी कायर और भगोड़े को नहीं दे सकती। इतना कहकर जब मैं सांस लेने के लिए रुकी तब पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। सच कहती हूँ, उन तालियों से बड़ा पुरस्कार मुझे अपने जीवन में दूसरा नहीं मिला। उन तालियों ने मुझे और भी मजबूत कर दिया था। वो उस व्यक्ति को मेरा पहला जवाब था जिसने मुझे तमाशा नाम दिया था। एमए के बाद पीएचडी की और उसके बाद मेरा नाम हो गया डॉक्टर स्वाति कुसुम देशपांडे। कुसुम को स्वयं मैंने अपने नाम के बीच में स्थान दिया क्योंकि ये मेरी माँ का नाम है। मेरे नाम के बीच में किसी भगोड़े का नाम आ ही नहीं सकता था। ये मेरा दूसरा जवाब था। ये पत्र जिस खास प्रयोजन से लिख रही हूँ अब उस पर ही आती हूँ। आपको ये तो पता हो ही गया होगा कि मेरी शादी हो रही है। पता इसलिए चल गया होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ और दादी ने मुझसे छुपकर आपको खबर की है। मैं ये भी जानती हूँ कि उन दोनों स्त्रियों ने नहीं चाहते हुए भी केवल सामाजिक मान मर्यादाओं के चलते ही ऐसा किया है। मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैं उन दोनों स्त्रियों को छोड़कर अब जब जा रही हूँ तब कुछ भी कहकर या करके उन दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती। परंपरा है कि कन्यादान के समय स्त्री का पति भी साथ होता है और दोनों मिलकर अपनी कन्या का दान करते हैं। शायद केवल और केवल इसी परंपरा के चलते ही उन दोनों स्त्रियों ने आपको सूचना दी है। मैं ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि कोई भी व्यक्ति दान उस चीज़ का कर सकता है जो उसकी हो, और जब आपका मुझ पर कोई भी अधिकार है ही नहीं तब भला आप मुझे दान कैसे कर सकते हैं। जिस उम्र में मैं एक गुड़िया के लिए तरसती थी तब आप वो मुझे दे नहीं पाए, और अब जब उन दोनों स्त्रियों ने मिलकर एक गुड्डा मेरे लिए तलाश लिया है तब मैं नहीं चाहती कि आप दुनिया के सामने आकर ये साबित करने का प्रयास करें कि आपने ही मेरे लिए गुड्डा ला कर दिया है। समाज पुरुष प्रधान है और निश्चित रूप से जब आप होंगे तो आपको ही सारा श्रेय मिलेगा और उन दोनों स्त्रियों की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आप उस गुड्डे के हाथों में मेरा हाथ सौंपें। पिता का संबोधन मैं न कल आपको दे सकती थी न आज दे सकती हूँ। मेरा जीवन इस संबोधन से विहीन है। रही बात आपकी, तो आपके साथ तो ईश्वर ने न्याय किया है। आप मुझे तमाशा कहकर ज़मीन पर फेंक कर चले गए थे। शायद इसी कारण आप फिर निसंतान ही रहे। निसंतान इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को आपकी संतान नहीं मानती
और उस दूसरी स्त्री से आपको कुछ नहीं मिला, न बेटा न बेटी। मैंने अपने आप को पिता संबोधन से स्वयं विहीन किया है, किंतु आपको बच्चों के संबोधन से तो स्वयं ईश्वर ने विहीन कर दिया है। मैं जानती हूँ कि इस संबोधन से विहीन होने के कारण ही आप ज़रूर आना चाहेंगे मेरी शादी में। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी शादी में मत आना। मैं अपनी ही शादी में कोई भी तमाशा खड़ा करके उन दो महान स्त्रियों को कोई दुख नहीं पहुँचाना चाहती जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। आज मैं कॉलेज में आप और आप जैसे कई लेखकों को अपने छात्रों को पढ़ाती हूँ। पुनः आपसे कह रही हूँ कि ये मैं डॉक्टर स्वाति कुसुम देशपांडे चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में ना आएं। मैं जानती हूँ कि आप इतने बेशर्म नहीं हैं कि इतना कुछ लिखने के बाद भी चले आएं। पत्र में लिखी हुई किसी भी बात के लिए क्षमा मांगने की औपचारिकता इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कुछ भी गलत लिखा ही नहीं है। अगर आपको किसी भी बात के लिए बुरा लगा हो तो उसके लिए आप अपने आप से खुद क्षमा मांगें और शायद मुझसे भी। आशा है आप नहीं आएंगे। डॉक्टर स्वाति कुसुम देशपांडे, प्राध्यापक हिंदी विभाग, शासकीय कॉलेज। अभी आप सुन रहे थे एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और सशक्त युवती की कहानी तमाशा। लिखा था पंकज सुबीर जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।